ओम श्री गुरुवे नमः। हम सभी श्री एम के साथ उनकी आध्यात्मिक यात्रा पर हैं और अब उनकी एक नई पारी जो है वो शुरू होने वाली है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। कृष्णमूर्ति की मृत्यु के बाद नई व्यवस्था जिसमें श्री महेश सक्सेना सचिव थे, कुछ समय तक सुचारू रूप से चली। अवकाश प्राप्त पुलिस अधिकारी होने के नाते उनमें प्रशासनिक क्षमता थी। उन्होंने मुझे भी साथ ले लिया और कुछ लोगों के विरोध के बावजूद संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करा लिया। कृष्णमूर्ति की मृत्यु के बाद हुई प्रबंधक समिति की बैठक में मुझे प्रबंधक समिति के सदस्य के रूप में भी चुन लिया गया, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से श्री सक्सेना कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के माहौल में खप नहीं पा रहे थे। वे परंपरागत वातावरण की उपज थे। बसंत विहार में पहली बार उनके रूप में लंबे बालों वाला, कत्थई घुटनों तक की लंबाई की बाथरोब जैसी पोशाक में एक व्यक्ति अकड़ता फिरता दिखता था, मानो कोई पुलिस वाला अपनी ड्यूटी पर हो। सामान्य हेलो सर या गुड मॉर्निंग जिससे बसंत विहार के निवासी परिचित थे, परंपरागत नमस्ते से बदल दिए गए। शीघ्र ही मुझसे व्यक्तिगत वार्तालाप में उन्होंने स्वीकार किया कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। वे सभी क्रियाकलापों में कानून और सुव्यवस्था और अपने अधीनस्थ लोगों से प्रश्न रहित आज्ञाकारिता के आदी थे। बसंत विहार में विचारों और कार्यकलापों की तथाकथित पूर्ण स्वतंत्रता उन्हें सताने लगी। साथ ही कभी कभी उन्हें अवसाद के दौरे पड़ते और कभी कभी वे एक तरह से सनकी व्यवहार का प्रदर्शन करने लगते थे। इस सब से मुझे शक हुआ कि वे किसी व्यक्तिगत विकार से ग्रस्त थे। अंततः इन सब समस्याओं ने उन्हें दबोच लिया और वे इस्तीफा देकर बनारस चले गए। लेकिन वह बहुत बाद की बात है। कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के सदस्य के रूप में चुने जाने के कुछ महीनों बाद कुछ ऐसा घटा जिससे मेरी जिंदगी में एक नया अध्याय खोल दिया। 25 साल की एक सुंदर युवती बसंत विहार आकर मुझसे मिली। उसका नाम सुनिंदा संधि था और वह ऋषि वैली स्कूल में कई सालों से अंग्रेजी की अध्यापिका थी। वह अंग्रेजी में एमए थी और चेन्नई में कोई गैर अध्यापकी काम मिलने की संभावना खोज रही थी। उसके सेना से अवकाश प्राप्त पिता और माता चेन्नई के एक उपनगर में रहते थे। असल में मैं उसे एक बार ऋषि वैली में देख चुका था, यद्यपि हम औपचारिक रूप से नहीं मिले थे। उसकी एक पूर्व विद्यार्थी ने कुछ महीनों पहले ऐसे ही कहा था कि सुनंदा एक उत्कृष्ट अध्यापिका और अच्छी मनुष्य थी। उन दिनों बसंत विहार से कृष्णमूर्ति बुलेटिन के प्रकाशन से संबंधित कामों का समन्वय मेरी जिम्मेदारी का अंग था। मैंने सोचा साहित्य की विद्यार्थिनी होने के नाते वह बुलेटिन के प्रकाशन में सहायता कर सकती थी और मैंने उससे यह काम करके देखने को कहा। श्री सक्सेना तुरंत तैयार हो गए। सप्ताह के बाकी दिनों में उसे मुख्यालय में रहना होता था और सप्ताहांत में वह अपने घर जा सकती थी। वह व्यवस्था उसके लिए उपयुक्त थी। अपनी युवा अवस्था में से कुछ स्त्रियों से मेरे संबंध रहे थे, यद्यपि उतने निकट या शारीरिक नहीं, लेकिन मैंने उन संबंधों पर कोई ध्यान नहीं दिया था। अब मैं 35 का था और हालांकि मानवीय संबंधों में फंसना नहीं चाहता था, पर बाबा जी की बात बार बार मेरे दिमाग में आती थी कि शादी मेरी चेतना के विकास के लिए आदर्श और आवश्यक परिस्थिति थी। यह लड़की ईमानदार थी, स्नेही, सुंदर और एक अच्छे परिवार से। जब मैंने एक बार कृष्णमूर्ति से शादी के बारे में चर्चा की थी तो उन्होंने संत पॉल का उदाहरण दिया था। जलते रहने से बेहतर है शादी। मैं जल तो नहीं रहा था, लेकिन कुछ दिनों साथ साथ काम करने के बाद सुनंदा और मुझे लगा कि हमारे बीच प्यार की हल्की ब्यार बह रही थी। हम लोगों ने शादी करने का निश्चय किया, लेकिन यह उतना आसान नहीं था। पहली बात कि वे उड़प्पी के एक शाश्वत ब्राह्मण परिवार से थी और मैं न केवल गैर ब्राह्मण बल्कि जन्म से हिंदू भी नहीं। दूसरे, मुझे थोड़ी सी तनख्वाह मिलती थी
और मेरा अपना घर नहीं था, लेकिन हम दोनों ने मिलकर समस्या का निदान खोज लिया। हमने उनके माता पिता को यह शर्त मान ली कि शादी हिंदू वैदिक पद्धति से होगी। मैं इस बात के लिए सुनिंदा की बहुत सराहना करता हूँ कि उन्होंने मुझ जैसे अजनबी पर, जिसे वे कुछ ही समय से जानती थी, पूरा भरोसा किया। इतना ही नहीं, उन्होंने जो कदम उठाए उसके लिए उन परिस्थितियों में अनुकरणीय साहस की आवश्यकता थी। मैं यह भी स्वीकार करता हूँ कि उनके माता पिता के दिमागी खुलेपन के बिना यह संभव नहीं था। जब मैं यह आपको बता रहा हूँ, हमारी शादी को 23 साल हो चुके हैं और हमारे 2 बड़े बड़े बच्चे हैं। मैं यह नहीं कह सकता कि हम में कभी कोई मतभेद हुआ हो, लेकिन सब कुछ मिलाकर हमारा एक सुगठित परिवार रहा है। हम साथ मिलकर समस्याओं का निपटारा करते आए हैं और एक दूसरे से गहरा प्यार करते हैं। बसंत विहार को वापस आते हैं। हम युवा और उत्साही युगल थे। शादी के बाद हम कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के सुंदर मुख्यालय में रहने लगे, लेकिन शीघ्र ही हमने पाया कि कहीं कुछ गड़बड़ थी। पहली बात, श्री सक्सेना का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दिन ब दिन गिरता जा रहा था। वे अपने निकट साथियों पर अधिकाधिक शक करने लगे थे। मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उनकी हालत बिगड़ने का एक कारण यह था कि उनका मानसिक कृष्णमूर्ति की विचारधारा से मेल न खा सका। वे मेरे भी प्रतिकूल होने लगे, क्योंकि वे सुनंदा से मेरी शादी के पक्ष में नहीं थे, बल्कि मेरे शादी करने के पक्ष में ही नहीं थे। इस बीच सुनंदा मां बनने वाली थी और हम सोचने लगे, क्या बसंत विहार शिशु पालन के लिए उपयुक्त जगह होगी? तभी वहां रहने का एक ईश्वर प्रदत्त अवसर हमारे हाथ आया। एक रात सपने में बाबा जी ने हम दोनों को आशीष दिया और कहा कि अब निकलने का समय आ गया था। अगली सुबह हमें पता चला कि ऋषि वैली स्कूल नीलबाग स्कूल को खरीदने जा रहा था और वे ऐसे व्यक्ति की तलाश में थे जो वहां रह सके और स्कूल चला सके। नीलबाग स्कूल कर्नाटक के कोलार जिले में रायलाडपाड़ नामक जगह के पास धूर ग्रामीण इलाके में 7.5 एकड़ की सुंदर वृक्ष वाली जगह में स्थित था। यह आंध्र प्रदेश की सीमा के पास था। आंध्र प्रदेश स्थित ऋषि वैली केवल 1.5 घंटे दूर थी। शुरुआत में स्कॉटलैंड के रहने वाले डेविड हॉर्सबोर्न ने यह जमीन खरीदी थी और मिट्टी की दीवारों की एक अंग्रेजी शैली की कुटिया बनाकर वे वहां रहने लगे थे। उन्हें संस्कृत का काफी अच्छा ज्ञान था। वे उत्कृष्ट शिल्पी, बढ़ई और शिक्षक थे। स्कूल उनके निवास के आसपास बनता गया था। यह आसपास के गांव के बच्चों के लिए निशुल्क स्कूल था। डेविड पहले ऋषि वैली और बाद में ब्रिटिश काउंसिलिंग के शिक्षा विभाग में काम कर चुके थे। नीलबाग स्कूल में वे केवल बच्चों को मुफ्त शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि शिक्षकों को नई नई तकनीकों से पढ़ाने का प्रशिक्षण भी देते थे। दुर्भाग्यवश 60 के होने के कुछ साल बाद ही डेविड का सिरोसिस के कारण देहांत हो गया। उनके उत्तराधिकारी स्कूल न चला सके और वे उसे इंग्लैंड ले जाना चाहते थे। यह वह समय था जब ऋषि वैली ने उसे खरीदने का निर्णय लिया। यह प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर स्थान था, एकदम ग्रामीण। यद्यपि सारी इमारतें मिट्टी की दीवारों से बनी थी, पर वे डेविड के वास्तुकार मित्र श्री बेकर द्वारा अंग्रेजी स्तर की बनी हुई थी। कुछ में तो बाथ टब भी थे और स्कूल लकड़ी की सीट वाले पश्चिमी शैली के टॉयलेट भी। ऋषि वैली की निदेशक और मेरी अच्छी मित्र डॉक्टर राधिका हर्षबर्गन ने नीलबाग स्कूल को खरीदने की पहल की। जब मैंने हमारे नीलबाग जाने की संभावना पर विचार करने को कहा तो वे खुशी से मान गईं। वे हमारे भावनाओं को समझ गई थी। तो इस तरह गर्भवती सुनंदा के साथ हम नीलबाग आ गए। नीलबाग में बिताए 10 साल मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। शादी के बाद यह हमारा पहला निजी घर था। हम एक स्वतंत्र कॉटेज में रह रहे थे। सुनिंदा शैक्षिक विषयों में व्यस्त रहती थी और मैं प्रशासनिक। हम दोनों बच्चे, पुत्र रोशन और पुत्री आयशा का लालन पालन भी 9 और 7 साल की उम्र तक यही हुआ। तीसरे हमारे वहां आने के बाद वाले दिनों में ही मैंने बेंगलोर में अपनी पहली सार्वजनिक वार्ता दी और तब से देता ही रहा। चौथे, यहीं पर सत्संग फाउंडेशन की स्थापना हुई। 5वें,
त्रिवेंद्रम के मेरे दोस्त राधा कृष्णन के साथ दिल्ली के विवेक महेंद्र यही मुझसे मिलने आए और बाद में उन्होंने बाबा जी के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अंत में, लेकिन कम महत्वपूर्ण नहीं, यहीं से मैंने कृष्ण मिशन फाउंडेशन से इस्तीफा दे दिया और इस तरह से जो है सत्संग फाउंडेशन की तरफ हमारे कदम बढ़ चले थे।